रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार, जनवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल। हर व्यक्ति जो काम करता है वो उसकी एक तस्वीर होता है। सफलता पाना, कामयाबी, एक नौकरी, कामयाब नौकरी पाना एक बहुत बड़ी जो है उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सफलता पाने के लिए कई सीढ़ियां जो है वो चढ़नी पड़ती है। जो नौकरी है वो आसान काम नहीं होता, उसके लिए जो है आपको दिन रात जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। आज जनवाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे जो एनपीएस जो धारक है, एनपीएस धारक और जो है जीपीएफ जो खाता धारक है, उनके विषय में हम आज बात करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जे.आर. चौधरी जी, जो कि सीनियर अकाउंट ऑफिसर हैं, और अनुज जी हैं जो कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है। सर, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी चौधरी जी, सबसे पहले मैं आपसे जो अपना प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें पुरानी पेंशन योजना क्या है, और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो इसकी जो है वो मांग क्यों कर रहे हैं? पुरानी पेंशन हिमाचल सरकार द्वारा 15/5/2003 को एक नया मील पत्थर साबित कर दिया गया कि जो कर्मचारी अपनी सेवा नियमित रूप में 15/5/2003 के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत शुरू करेंगे, उनका जो पेंशन का निर्धारण है वो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत किया जाएगा। जहां तक पुरानी पेंशन की बात है, जो कर्मचारी 15/5/2003 से पूर्व सेवा में आए थे, उनके मामलों में हिमाचल सरकार द्वारा जो भारत सरकार का सीसीएस पेंशन रूल 1972 की नियमावली है, उसके अंतर्गत उनके पेंशन का निर्धारण किया जाता है। जबकि जो नई पेंशन प्रणाली है उसका जो निर्धारण है वो जो कर्मचारी का अंशदान होता है, जैसा कि पहले वो 10% कर्मचारी की तरफ से था और सरकार भी उतना ही अंशदान जो है डालती थी, लेकिन 2019 में सरकार ने वो अंशदान बढ़ा के 14% कर दिया था। तो दोनों अंशदान को मिला के जो उसके ऊपर एन्युटी अर्न करती है, उस सेवानिवृत्ति के समय उसका जो लाभ है वो पेंशन धारकों को दिया जाता है। जी, जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की बात करें, जो ओपीएस है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, और न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस है, तो इसको जो विकल्प चुनने का सरकार ने वक्त क्यों दिया? आपका सोनिका जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिमाचल सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अपनी कैबिनेट में ये जनवरी 2023 में तय किया गया कि हिमाचल सरकार में जितने भी कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवाएं रेगुलर रूप में 15/5/2003 के बाद शुरू की है, उनके लिए भी उसी तरह का एक सम्मानजनक पेंशन योजना जो है, जिसको हम ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम से नाम से जानते हैं, जो कि 1972 के नियमावली में गवर्न करते हैं, वो उन सभी कर्मचारियों को उसका विकल्प चुनने का लाभ दिया। उसके साथ साथ उन्होंने इसको एक खुलेआम रखा कि जो एनपीएस के दायरे में रहना चाहते हैं वो उसको अपना विकल्प कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अंशदान जैसा कि सरकार ने निर्धारण किया था उसके अंतर्गत ही उनका निर्धारण और उसका अंशदान कटता रहेगा। लेकिन 2 माह के अंदर जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो अपना विकल्प देंगे, क्योंकि इसी संदर्भ में सरकार ने एक एसओपी जारी की थी 4 मई 2023 को, और नियमों में संशोधन करते हुए सरकार ने उसके अंदर 3 तरह के विकल्प दिए थे। पहला विकल्प था कि वो एक अंडरटेकिंग्स देंगे। दूसरा था कि जो कर्मचारी पैसा सरकार का जो अंशदान है प्लस उस पर एन्युटी अर्न करती है वो इकट्ठा नहीं जमा करवा सकते हैं एक मुश्त, तो वो उसको जो है रिटायरमेंट के समय जब उनको जो लाभ मिलेंगे उसमें से भी उसको वो एडजस्ट करवा सकते हैं। तीसरा, उसमें एक एफिडेविट के रूप में भी सरकार ने अनक्षर 3 में उसमें जोड़ा गया था कि ये सारी शर्तें जो है कर्मचारी एफिडेविट के रूप में भरकर अपने डीडी को देगा। अनुज जी, जैसे कि हम पेंशन की बात करें, सर ने हमें बताया कि क्यों एनपीएस और जो है ओपीएस का जो बताया कि क्यों वक्त दिया था विकल्प का, तो हमेशा जो मेरे दिमाग में जो प्रश्न है अभी वो यही है कि जब जो पेंशन जब जो है वो लगने से पहले कौन कौन से दस्तावेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो जमा करवाने, वो कब ज़रूरी है, और क्या इन जॉब होते होते जब आपको 6 महीने का समय रह जाता है रिटायरमेंट, क्या उस समय करवाने होते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जो ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है, उनके अंडर काम कर रहे जितने भी कर्मचारी होते हैं जो अगले 2 साल में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और
उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट करके वेरीफाई करके जब उनके सेवानिवृत्ति को 6 महीने रह जाते हैं तब वो प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स लगते हैं, जैसे लाइव केस में लगते हैं फॉर्म 3, 5, 7, और जिनकी मृत्यु हो जाती है सेवा काल के दौरान जो डेथ केस कहलाते हैं उसमें लगते हैं फॉर्म 12, 14 एंड 18। जी सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि जो हम नई पेंशन की बात करें, नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में फ़र्क क्या है? हाँ, पुरानी पेंशन स्कीम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत सरकार ने जो निर्धारण किया नियमों का, उसमें समय समय पे भारत सरकार जो है उसमें रूलों में अमेंडमेंट्स करती है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उनके हित को देखते हुए वो निर्णय किए जाते हैं, और उस निर्णय के आधार के ऊपर हिमाचल सरकार द्वारा उन नियमों को अडॉप्ट किया जाता है, अपने कर्मचारियों के लिए उनको लागू किया जाता है। तो पेंशन जो पुराने नियमों में निर्धारण होता है वो एक सम्मानजनक निधि के रूप में उनको मिलती है, मासिक रूप में मिलती है, और जो रेकरिंग बेनिफिट होता है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक इसलिए होता है कि जितना भी उन्होंने सेवा काल किया होता है उसके एवज में उनको पेंशनरी लाभ दिए जाते हैं, पेंशनरी बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसा कि उनको ग्रेजुटी का लाभ दिया जाता है और पेंशन के साथ साथ उनको कम्यूटेशन का लाभ दिया जाता है। और अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 10 साल का सेवा काल पूर्ण कर लिया हो, जिसको हम नेट क्वालिफाइंग सर्विस कहते हैं, तो लास्ट पे दौरान का उसको 50% की दर से पेंशन का निर्धारण किया जाता है। और उस पेंशन के ऊपर समय समय के ऊपर डियरनेस रिलीफ हम कहते हैं, जैसे कर्मचारी को जो है सेवा के दौरान जो है वो डियरनेस अलाउंस मिलता है, और सेवानिवृत्ति के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो पेंशन के साथ उनको जो है डियरनेस रिलीफ मिलता है। तो ये सारे लाभ जो है पुरानी पेंशन में जो है ज़्यादा लाभदायक है। जहाँ तक नई पेंशन की बात है, सरकार का ये प्रेरोगेटिव था, उन्होंने इसको स्कीम को बदला। तो नई पेंशन का जो निर्धारण है वो जितना भी कर्मचारी के द्वारा अंशदान के रूप में जमा किया जाता है, सरकार का उसमें जो अंशदान के रूप में ऐड किया जाता है, उस दोनों के ऊपर जो एनओटी अर्न करी जाती है उसका जो है 40% का भाग जो है वो सरकार जो है, जैसे एनएसडीएल इसको मेंटेन करती है, तो पीएफआरडीए जो है वो ही संस्था इसको चलाती है। तो 40% वो पेंशन के रूप में उसको एनओटी खरीदनी पड़ती है और 60% उसको सेवानिवृत्ति के समय वो वापस मिल जाता है। तो इसलिए इन दोनों में ये अंतर है। जी अनुज जी, जो हमारा जीपीएफ खाता है, जब हम जीपीएफ खाते की बात करते हैं तो वो किस समय खुलता है? क्या वो 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने के बाद, या बीच में वो कब खुलता है जीपीएफ खाता? जनरली 1 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद ही कर्मचारी का जीपीएफ खोला जाता है। पर डीडीओ अगर सेटिस्फाइड है और वो सर्टिफाई करता है कि उनके अंडर जो कर्मचारी है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट है और वो 1 साल से ऊपर रेगुलर रहेगा, तो वो 1 साल से पूर्व भी उसका जीपीएफ खाता खुलवा सकता है। जी, जैसे मैंने सर अनुज जी से बात की जीपीएफ खाता की कब खुल सकता है, पर अब जीपीएफ खाते में जो ब्याज दर है और जो उसका निर्धारण है वो किस तरह से किया जाता है? हाँ सोनिका जी, जो जीपीएफ खाते हैं उसके ऊपर जो ब्याज का निर्धारण है वो क्वार्टरली बेस पे किया जाता है। भारत सरकार भी उसका निर्धारण उसी के मुताबिक करती है। जैसे वर्तमान में 7.10 जो है ये इसके ऊपर जो है एनुअल जो है वो जीपीएफ के ऊपर जो है राशि जो कटती है उसके ऊपर ब्याज दिया जाता है, और हिमाचल सरकार भी उसको ही निरंतर जो है अडॉप्ट करती है और समय समय पे उसको सरकार जो है बदलती रहती है। जी अनुज जी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन होता है, अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं रिटायरमेंट के बाद, ये क्या है? जब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उनकी जो पेंशन लगती है उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन होता है, अगर वो चाहे तो मैक्सिमम अप टू 40% ऑफ जो उनकी पेंशन निर्धारित हुई है उसको वो कम्यूट करा सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो उनकी नेक्स्ट बर्थडे होती है उस हिसाब से डिफरेंट फैक्टर्स लगते हैं और उनको एक टोटल अमाउंट दे दिया जाता है। इसके बहुत लाभ होते हैं, जैसे जो कम्यूटेशन का अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है और जो कम्यूटेशन कटने के बाद भी जो उन्हें पेंशन मिलेगी, जो उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ मिलता है वो पूरी पेंशन के ऊपर मिलता है। हाँ, इसके साथ साथ जैसा कि अनुज जी ने कहा, ये बहुत ही सरकार के द्वारा दी गई एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि 40% तक तो कम्यूट करवाया जा सकता है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि हमें सैलरी भी 1 माह अगर हम सेवा करते हैं उसके बाद मिलती है, तो सरकार जो है 40% जो है 15 साल के लिए एडवांस के रूप में जो है वो एक मुफ्त राशि जो है लमसम में कर्मचारी को दे देती है। और उस राशि के ऊपर एक तो एग्जेम्पशन होती है
इसकी टैक्स की, और उसके साथ साथ जो उसका कम्प्यूटेड पोर्शन कटता है वो भी उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स में जो है वो सम्मिलित नहीं होता है, और डीए जैसा कि अनुज जी ने बताया उसके ऊपर पूरा मिलता है। और इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन केस अगर कर्मचारी की उसके बाद डेथ हो जाती है आफ्टर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू, तो उसकी जो रिकवरी है उसकी फैमिली से नहीं होती है, तो ये रिस्क फैक्टर भी उसमें कवर रहता है। सर, जैसे कि हम ओपीएस की बात कर रहे हैं, जो अभी के समय की अगर हम बात करें तो ओपीएस का भी जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका भी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? हाँ सोनिका जी, बहुत ही आपने एक अच्छा सवाल किया है, जो कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं, डीडीओज़ हैं या जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि सरकार ने जैसे ही 4 मई 2023 को एसओपी जारी की, उसमें बहुत सारी बातें सरकार ने लिखी और उसके आधार के ऊपर 2 माह का जो है समय दिया गया कि वो विकल्प चुनेंगे, और विकल्प चुनने के साथ साथ जीपीएफ खातों का आवंटन होना था। तो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म डिवाइस किया कि वो इन पर्टिकुलर्स कॉन्स को भर के जो है हमें जो है नॉमिनेशन के साथ फॉर्म्स को भेजेंगे। तो वर्तमान में हमारे पास लगभग 70 से 80 हज़ार जो है फॉर्म्स जो है कार्यालय महालेखाकार में प्राप्त हो चुके हैं, और उसमें से हमने पहले ये मैनुअल सिस्टम स्टार्ट किया। अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने एक नोटिस डाला, डीडीओज़ को अवेयर किया, और उसी के आधार के ऊपर हम जो है खाता आवंटन की जो प्रक्रिया थी पूर्ण करते हुए डाटे को हम जो है वीकली बेसिस पे अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते थे। हमने वेबसाइट के ऊपर एक आइकॉन था मेन मेन्यू में जो जीपीएफ टू ओपीएस लिखा, ताकि हर कर्मचारी उसको इजीली जो है व्यू कर सके। तो डीडीओ उसको डाउनलोड करे, डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड्स में रखे। और कुछ उसमें फिर परेशानियां आई क्योंकि डीडीओज़ के लिए भी नया काम था, और हमने टीओ को भी इसमें डायरेक्शंस दी कि टीओ को कोऑपरेट करे। इसी को कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे प्रधान महालेखाकार कार्यालय का ये प्रयास रहा कि इसमें गति दी जाए। तो हमने उसको कुछ पिछले दिनों से हमने उसको ऑटोमेशन की तरफ कर दिया। तो ऑटोमेशन में क्या किया कि हमने एक एक्सेल शीट तैयार की और उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर एक गूगल ड्राइव में लिंक शेयर करके डाला। तो उसी के माध्यम से डीडीओ उसको जो है वो डाउनलोड कर रहा है, और उसमें डीडीओज़ के लिए विशेषकर रहेगा कि जो उसमें हिदायतें हमने दिशा निर्देश दिए हैं उनको वो पूर्ण रूप से ही भरें, क्योंकि जैसा कि हमने उसमें लिखा था कि श्री श्रीमती ना लगाएं, कुमारी ना लिखें, और फादर्स नेम्स है तो उसमें लेट ना लिखें। अगर कोई भी कॉलम उसको पर्टेन नहीं करता है तो उसमें डैश तक ना लगाएं, उसमें कोई बिंदु तक ना लगाएं, और उसको खाली रखेंगे तो हमारा जो ऑटोमेशन में डाटा है उसको अपलोड करने में, उसको कन्वर्ट करने में, सीएसवी फॉर्म में जो हमारे पास पर्टिकुलर्स आते हैं तो आसानी रहती है। तो इसमें दूसरा मेरा ये आग्रह रहेगा कि जब एक बार डाटा शीट जो एक्सेल शीट के माध्यम से डीडीओ उसको अपलोड कर देगा, तो अगर उसमें कोई त्रुटि भी रह गई है तो उसको दोबारा अपलोड करने का प्रयास ना करें। कुछ डीडीओज को देखा गया है कि पिछले दिनों में मैंने देखा है कि हमारे पास 1385 मेल्स हमारे पास आए थे एक वीक्स के दौरान, जिसमें से हमने 5000 के खाते लगभग उसमें आवंटन कर दी है ऑटोमेशन के विधि के द्वारा। पर बहुत सारी मेल्स ऐसी थी कि जो डीडी ने 2 या 3 बार डाल दी है, या उसमें जो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारी उसमें कमियां थी, तो हमारा डीडी से आग्रह रहेगा कि उनको बार बार ना भेजें, और उसको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका वो पूर्ण रूप से ये करें। और उसके साथ साथ मेरा एक और आग्रह रहेगा कि जो फॉर्म्स की प्रक्रिया है वो मैनुअल रूप में बाई पोस्ट या बाई हैंड वो महालेखाकार कार्यालय को वो कंटिन्यूसली भेजते रहें। जो नॉमिनेशन एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया होगी वो लगातार जो है अलग सिस्टम से होगी, लेकिन जो आवंटन की बात है वो हम ऑटोमेशन विधि से जो है एक्सेल शीट के द्वारा जो हमारे पास डाटा आएगा उसको हम वेबसाइट के ऊपर ही डाल देंगे। इसके साथ साथ कुछ लोगों में ये पाया गया कि उनका नाम में कोई स्पेलिंग गलती थी, उनके फादर्स नेम्स में या उनका आईपी नंबर्स था या प्रान नंबर्स था, कुछ त्रुटियां रह गई थी। तो उसके लिए हमने उनको एक ईमेल थी हमारी एजी हिमाचल की, तो उसमें था AGAE हिमाचल प्रदेश @CAG.gov.in। तो इस तरह की जो भी त्रुटियां हैं वो उसी मेल पे डालें। जो एक्सेल शीट है उसके लिए विशेष हमने एक मेल उसमें डाल रखी है जो हमारा नोटिस है। तो वो नोटिस आपको जो है हमारी मेन वेबसाइट को जब आप व्यू करेंगे, वेबसाइट भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि www हम 3 बार करेंगे डॉट करके AGHP@CAG.gov.in। इसके ऊपर जाके आप लास्ट में जब स्क्रॉल करेंगे तो व्हाट्स न्यू आएगा, तो उसमें 21 जुलाई का जो नोटिस है उसमें हमने ये सारी बातें क्लियर की है। तो ये विशेष आग्रह रहेगा डीडीओ से कि फॉर्म एक्सेल शीट को भरती बार विशेष ध्यान दें। सर, ये आपके डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है, क्योंकि हर एक के लिए टफ टेरिन है हिमाचल प्रदेश, और अभी क्लाइमेट भी ऐसा है कि जो डिजास्टर चल रहे हैं हिमाचल में उसकी से जो है वो लोगों को बहुत जो है ऑनलाइन माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
अनुज जी, 2016 जो 2016 के बाद जो ये जो रिटायर हुए हैं उनका अगर हम प्रेजेंट स्टेटस जो अभी रिव्यू हुई है उनकी पेंशन, उसके बारे में बताइए हमें कि उनका अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है। सोनिका जी, 31 जुलाई 2023 तक हमें पोस्ट 2016 पेंशन रिवीजन के लगभग 43,000 केसेस आए हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 30,000 कंप्लीट कर दिए हैं और 13,000 बकाया है, उनको भी जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है। जी सर, ये तो 2016 से की जो बात हमने रिटायरमेंट की बात की, जो 2016 के बाद रिटायर हुए, अगर हम 2016 से पहले जो रिटायर हुए अगर उनका अभी का प्रेजेंट स्टेटस देखें तो रिव्यू उनका कितना कहाँ तक जो पहुंचा है, क्योंकि हर एक को जो है आज रिटायरमेंट के बाद एक क्यूरियोसिटी रहती है और ये टेंशन भी रहती है कि जो मेरा बढ़ा हुआ अमाउंट है वो मेरे खाते में कब आएगा। हाँ सोनिका जी, आपने 2016 से पहले की बात की। पहले तो मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ने 8 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें उन्होंने एक फिटमेंट टेबल भी उसमें साथ में दिया। तो उसका मेन मकसद ये था कि जो कर्मचारी 16 से पहले रिटायर हुए और उनको 6 पे कमीशन के बेस के ऊपर जो है कंसोलिडेशन ऑफ पेंशन का लाभ दिया गया, जो कि फैक्टर था 2.57, जिसके मुताबिक वो प्रेजेंट जो है पेंशन जो है प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी करते हुए उसका जो फैक्टर था उसको रिवाइज किया, और रिवाइज करते हुए उन्होंने डीडीओज के लिए ये निर्देश जारी किए कि 100 में टू एक्शन लेंगे, वो कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, कोई निर्धारित फॉर्म्स नहीं होगा, और डीडीओ उसकी कैलकुलेशंस करेगा। कैलकुलेशन दो तरह से करेगा कि एक तो वो जो ड्रा कर रहा है और जो नया फार्मूला है उसके मुताबिक अगर वो बेनिफिशियरी है तो उसको वो सैंक्शन करके एजी को केस भेजेगा। शुरू में हमारे पास लगभग 20,000 केस आए। जब हमने स्क्रूटनी की तो पाया गया कि 8 से 10,000 ऐसे केस थे जिनमें सर्विस बुक साथ में नहीं थी, तो हमने बहुत सारे केसेज डीडीएस को रिटर्न्स किए, और 11,000 समथिंग केसेज हमारे पास अभी भी पेंडिंग है, जिसमें से मैंने 1,000 केस जो है उसमें से निपटा दिया है। बाकी मामलों में भी हमारा प्रयास है कि हम उसको शीघ्रता से निपटाएं, लेकिन एकदम जो है 6 पे कमीशन जब जैसे ही सरकार ने लागू किया 16 से 22 तक का जो है रिवीजन था, लगभग 65 और 70,000 केसेस उसमें आने थे, और जो 16 से पहले थे वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा है। तो सभी कार्यक्रम को कंटिन्यू करते हुए साथ में ओपीएस लागू कर दी सरकार ने, तो उसमें जीपीएफ नंबर भी हमारे पास 1,16,000 समथिंग वो टोटल जो है, जहाँ तक हमने आंकड़े पढ़े थे कि 436 ऐसे एम्प्लॉइज थे जिन्होंने एनपीएस को जो है ऑप्ट किया है, बाकी सभी लोगों ने इसको ये कर लिया है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कर्मचारी जिन्होंने ऑप्ट किए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें वेबसाइट्स पे भी लोग डालते हैं, मेल पे भी डालते हैं, तो उनका मेन क्वेश्चन होता है कि जिनका सेवा काल 9 साल जी, ये भी मैं 9 महीने है, ये आपसे ही पूछने वाली थी। 9 साल 9 महीने है, क्या वो पेंशन के दायरे में आएंगे? तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 9 साल 9 महीने यदि नेट क्वालिफाइंग सर्विस है, उसमें से एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए, तो पेंशन के वो लाभदायक है, सब्जेक्ट टू कि वो सुपरानेट होंगे या इनवैलिडेट होंगे। इसमें 2 कैटेगरीज है, ये उनकी आयु जो निर्धारित है सरकार के द्वारा, अगर उसको वो पूर्ण करेंगे तब उस लाभ को प्राप्त करेंगे, या वो जो है इनवैलिडेट हो जाते हैं, फर्दर सर्विस के लिए इनकैपेसिटेट हो जाते हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड, तब उसको ये करेंगे। जहाँ तक प्रीमेच्योर्स की बात है, उसके लिए सेवा में जो है लग नियमों का निर्धारण किया जाता है। सर, हमने एनपीएस और ओपीएस के जो है हमने फ़र्क समझा कि आपने हमें बताया कि क्या डिफरेंस है, पर अगर मैं लाभ की बात करूं तो एनपीएस और ओपीएस में लाभदायक कौन सा है? हाँ, अपनी अपनी जगह दोनों का महत्व है जी। अब आपका क्वेश्चन है कि दोनों में लाभदायक कौन है जी। मैंने पहले भी अपने इसमें कहा कि जो हमें इकट्ठा पैसा मिलता है उसकी वैल्यू नो डाउट आज की डेट में ज़्यादा होती है, लेकिन बीतते समय के साथ उसको जो संचित निधि के रूप में हम नहीं रख पाते हैं, अपनी जरूरतों के मुताबिक उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। इसलिए जो ओपीएस है, हजारों कर्मचारी क्यों मांग कर रहे थे कि भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बुढ़ापे में कई बीमारियां जो है ग्रहण कर लेता है आदमी, कई तरह के हालात बदल जाते हैं, साइकोलॉजिकली फैक्टर काम करता है, तो हर आदमी चाहता है कि हम अपनी जो है रिटायर्ड लाइफ जो है वो एक अच्छी सम्मानजनक तरीके से जिएं। तो उसके लिए ओपीएस जो है वो बहुत लाभदायक है, क्योंकि रैकरिंग बेनिफिट मिलेगा, प्रति माह मिलेगा। तो मेरा ये मानना है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि ओपीएस जो है वो इट इज़ मोर बेनिफिशियल। ये एनपीएस और ओपीएस में कुछ एक एसओपी जो है वो हम इंट्रोड्यूस हुआ है, वो एसओपी जो है वो क्या है और उसमें जो पॉइंट्स कुछ रखे गए हैं वो क्या है? हाँ, एसओपी
एक मानस संचालन प्रक्रिया होती है। जी। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ निर्धारण करना पड़ता है, जी। और धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, जब हम उसके प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं तो उसमें हम सुधार करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं। जी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब सरकार ने SOP जारी की तो उसको जब हमने स्टडी किया तो उसमें महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन हमारे सामने आए। सरकार ने कर्मचारियों के लिए विकल्प चुनने का 2 माह का समय दे दिया। जी। साथ में उन्होंने 2-3 बातें और उस SOP में लिखी कि जो कर्मचारी 15/5/2003 के बाद सेवा में आएंगे जी। और 31 मार्च 2003 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जी। उनके लिए भी अगर वो ऑप्ट करते हैं तो उन्होंने जितना भी अंशदान के रूप में उनको प्राप्त हुआ था, जो सरकार का पैसा था, साथ उसमें एनओटी थी, तो उनको वो सरकार को जमा करवाना पड़ेगा, लमसम जमा करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार ने 2-3 हेड्स लिखे थे। वो हेड्स हमारे पास वेरीफाई होने के लिए आए, क्योंकि हमारी ऑथराइजेशन होती है। फिर सरकार के साथ हमारी मीटिंग्स हुई, तो भारत सरकार की नियमावली थी जो उसके मुताबिक हमने सरकार के साथ जब मीटिंग्स की, सरकार ने उन हेड्स में थोड़ी अमेंडमेंट्स की। वो वेबसाइट की अब डाल दी गई है। और ये DDOs के लिए उसमें एक और दिशा निर्देश दिए गए कि पहले क्या था कि 22/2/22 को एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की, जो कि भारत सरकार की 2009 की नोटिंग के आधार के ऊपर उसको अडॉप्ट किया गया था कि जो कर्मचारी वायलेंट सर्विस डेथ हो जाती है या इनवैलिडेट हो जाते हैं, उनको जो है फैमिली पेंशन का या पेंशन का लाभ सरकार ने पहले ही दे दिया था 2022 में। और उनको भी यही था कि जो उनको पैसा सरकार का मिला है या उसमें उनके ऊपर एनओटी अर्न की है, दोनों पैसा उनको जमा कराना पड़ेगा। पर उस SOP में क्या था कि वो प्रोसीजर डायरेक्ट TND के थ्रू अमाउंट को वेरीफाई कर देते। जो हाल ही में सरकार ने 4 मई 2023 को नोटिंग जारी की, SOP जारी की, उस SOP में उन्होंने कहा कि ये ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द DDOs, जो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, और वो पहले जो है NSDL से उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, उस डाटा को ट्रेजरी से कंसर्न से वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करने के बाद वो चलान के माध्यम से उस पैसे को सरकार के प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट में जमा करवाएंगे, और उसको जमा करवाने के बाद उसका चलान और उसकी डिटेल अलॉन्ग विद द ऑल डॉक्यूमेंट, जैसा कि उनीश जी ने बताया, वो सारे AG कार्यालय को भेजे जाएंगे। तब उनका पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उनको जो उसका लाभ है वो 1/4/23 से मिलेगा, और आगे जैसे जैसे लोग रिटायर होते रहेंगे उसका उनको लाभ मिलेगा। जी, जैसे जो आपके पास इतने जो फाइल्स हैं और जो मेल के थ्रू और जो माई डॉक्यूमेंट्स वो सब चीज़ें आई हैं, उनकी स्क्रूटनिंग जैसे कहते हैं कि किस तरीके से किया जाता है कि इस स्लॉट को हम पहले क्लियर करेंगे, दूसरे को हम इस तरह से करेंगे, उस समय किन बातों का ध्यान रखा? हाँ, ये भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बहुत सारे लोग हमारे को अपनी शिकायत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं कि मैंने तो जी पहले भेजा था, मेरा बाद में हुआ है। तो उनको मैं ये स्पष्ट करना चाहता है कि हमने एक प्रक्रिया अपनाई है। हमारा एक मेन डायरी सिस्टम है, पहले वहाँ एंट्री होती है। उस एंट्री के बाद हमने जब तक मैनुअल हम काम कर रहे थे तो पूरे कार्यालय में उस काम को हमने बांट दिया था। तो जब कार्यालय में काम बांटा तो उसमें प्रायोरिटीज रहती है कि कुछ सेक्शनों में जो हमारा रूटीन का काम होता है, टाइम बाउंड काम होता है, तो उसको पहले किया जाता है। तो उसके साथ कुछ मामले देरी से हुए थे, कुछ लोग छुट्टी पे चले गए अचानक किसी वजह से, उस वजह से देरी हुई थी। और दूसरा, जबकि अब हम ऑटोमेशन से कर रहे हैं, उसमें जो देरी का कारण है वो यही है कि जिन्होंने अपना एक्सेल में डाटा कंप्लीट नहीं भरा है, तो नेचुरली है कि जो तो ऑटोमेशन में है वो डाटा पहले उठ रहा है, और जो करेक्शंस वाला है उसके लिए टाइम लग रहा है, इसलिए वो डेट में भिन्नता है। अदरवाइज महालेखाकार कार्यालय का प्रयास रहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पे हम जो है उनका निपटान करें। सर, आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, उसके लिए ज़रूर जज्बा और हुनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।